स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार ने आज लगातार 7वां सत्र तेजी का दिखा दिया है और इन 7 दिनों में सेंसेक्स निफ्टी में तकरीबन 5% के आसपास की तेजी एक तरफा हो चुकी है। आज भी निफ्टी ने लगाई है सेंचुरी और 17,700 के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। आधे % के आसपास की बढ़त है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर जो बढ़त है निफ्टी के मुकाबले दोगुनी ज्यादा है। कल हमने निफ्टी बैंक से पार्टिसिपेशन नहीं देखा था, आज फुल पार्टिसिपेशन है और आज इनफैक्ट जो निफ्टी का जो टॉप गेनर है कोटक बैंक 4-4.5% की मजबूती वहां से निकल के आ रही है। आज पूरी तरह से तेजी का माहौल है बाजार में। अगर हम गिरने और चढ़ने वाले शेयरों का अनुपात देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले बाजार में इस वक्त 3 बढ़ने वाले शेयर हैं, तो यह बाजार की स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। 517 शेयर एनएसई पर हैं कमजोरी के साथ और 1511 शेयर इस वक्त मजबूती वाले आपको दिखेंगे। तो बाजार में तेजी है और 7 दिन तेजी हो गई है, लेकिन क्या ये तेजी सस्टेन करेगी, ये बड़ा सवाल भी है। अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कल टीसीएस के जब नतीजे आएंगे तो निफ्टी के जो बड़े धमाकेदार बड़े नतीजे हैं वो भी किक स्टार्ट हो जाएंगे और उस पर हमारी नजर रहेगी, पूरा फोकस होगा। थोड़ी देर में आपको हम ये भी बताएंगे कि टीसीएस के नतीजों को लेकर अनुमान क्या है, किस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्या कुछ अलग होगा, क्या सुस्ती छटेगी, डील विंस कैसे हैं, क्लाइंट्स कैसे निकल के आ रहे हैं, एट्रिशन को लेकर सिचुएशन कैसी है, सब कुछ आपके सामने जरूर रखेंगे। और यो स्टॉक्स में आपके जो भी सवाल हैं आपके शेयरों से जुड़े उसको तो हम शामिल करेंगे ही करेंगे रोज की तरफ। पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। तो 9167329108 ये हमारा फोन नंबर, इस पर आप फोन उठाइए, फोन कीजिए। अगर फोन नहीं कर सकते तो एसएमएस कर दीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और सोशल मीडिया पर भी 18 स्वदेश मौजूद, तीनों बड़े प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जाकर आप आसानी से अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं @18 स्वदेश पर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष महेश्वरी और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया। आशीष जी और कुणाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। लगातार 7 दिन तेजी का, 7 दिन में 5% की मजबूती और ये तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। कुणाल, आपको क्या लगता है कि अभी ये तेजी जारी रहेगी क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हम लगातार देख रहे हैं, या फिर कुछ अभी शॉर्ट्स हैं क्या मार्केट में जिनको अभी कवरिंग आनी बाकी है? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो जिस तरह आपने बताया, यस, हमने एक बहुत ही मजबूत रैली देखी। इनफैक्ट 16,800 से लेके 17,800 की रैली ये 8 दिनों में 7 दिनों में ही आ चुकी है। बट एट द सेम टाइम अगर हम हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं तो 6th, 7th और 8th मार्च और 9th मार्च का जो हाई बना था वो था करीब करीब 17,800 और आज के दिन में हमने निफ्टी फ्यूचर्स में जो हाई देखा वो है 17,810। सो फॉर टाइम बिंग शायद यहाँ पे एक छोटा सा पॉज आना लॉजिकल भी होगा। एक डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हमने देखा है बट इसका फॉलो थ्रू आना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक यहाँ से एक छोटा सा डिक्लाइन आए अगर करीब करीब 200 पॉइंट का और फिर अगर कंटिन्यू होती है तो बहुत ही अच्छी ट्रेंड फॉलोइंग मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बट एट प्रेजेंट आई थिंक थोड़ा सा इंडेक्स में कॉशियस होना लॉजिकल बनेगा और यहाँ से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो सकती है, उसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये है राय बाजार पर। लेकिन अब देखिए नतीजों की भी शुरुआत हो चुकी है और इस हफ्ते बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे आएंगे। आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे इस बार के नतीजों में आप क्या वॉच करेंगे, और शुरुआत आईटी कंपनी से ही करते हैं। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्या आईटी कंपनियों के नतीजों में आप इस बार किस तरह की कमेंट्री, किस तरह के नंबर्स आप वॉच कर रहे हैं? देखिए, ये वाला जो क्वार्टर था वहां पर जो यूएस में बैंकिंग रिलेटेड जो इश्यूज आए थे उसका एक शेडो बिल्कुल नंबर्स पे रहने वाला है। दूसरी बात ये कि जो कंपनीज ने क्योंकि नए साल की शुरुआत होती है, पहला उनके लिए दिसंबर के बाद पहला क्वार्टर रहता है, तो सैलरी हाइक, इसके अलावा जो ट्रैवल के एक्सपेंसेस हैं, वीसा रिलेटेड चार्जेस हैं, उन सब में भी इजाफा देखने को मिलने वाला है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर रहेगा आईटी कंपनियों में, और पर्टिकुलरली इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, इस पे ज्यादा प्रेशर रहने की उम्मीद है। मुझे लगता है टीसीएस फिर भी इसको सेल थ्रू कर जाएगा, तो टीसीएस मुझे बेस्ट पिक लगता है अभी लार्ज कैप में आईटी कंपनीज में। बट बहुत ज्यादा उम्मीद बाजार को वैसे भी नहीं है आईटी कंपनी से इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। बट नतीजों वाइज भी मेरा मानना है कि जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज हैं
वहाँ पे सभी पे प्रेशर दिख। पर ये व्यू और आगे अब नतीजे बाजार की दिशा तय करेंगे, लेकिन नियोजिन केमिकल्स लगातार 3 दिन से बड़ी तेजी देख रहे हैं। कल हमने बाजार खुलने से पहले आपको ये खबर बताई थी कि नियोजिन केमिकल्स जापान की दिग्गज कंपनी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर एक करार करने वाली है और उस खबर पर मुहर लग गई है। जापान की दिग्गज कंपनी है, उसके साथ इन्होंने करार किया है। MU आइकॉनिक सॉल्यूशन नाम है उसका, और ये मित्सुबिशी केमिकल की जेवी कंपनी है MU आइकॉनिक। तो इस करार से कंपनी को कितना फायदा होगा, आगे की क्या तैयारियां हैं और कब तक प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हरिन कड़ानी, जो कि नियोजिन केमिकल्स के MD हैं। हरिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये जो लाइसेंसिंग करार किया है, इसके डिटेल्स क्या है, क्या स्ट्रक्चर होगा और टेक्नोलॉजी के लिए रॉयल्टी कितनी देनी होगी आपको? हमें बेहद खुशी हो रही है कि काफ़ी समय की चर्चा के बाद हमने मित्सुबिशी के साथ आज एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन करा है। ये सबसे पहली बार MUIS, जो एक मित्सुबिशी ग्रुप कंपनी है, मित्सुबिशी केमिकल ग्रुप कंपनी है, जिन्होंने ये पहली बार अपने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस के का टेक्नोलॉजी हमको लाइसेंस करने का डिसीजन लिया हुआ है। सो ये वर्ल्ड में सबसे पहली बार उन्होंने ऐसा लाइसेंस किसी को दिया हुआ है। ये लाइसेंस के तहत हमें ये इलेक्ट्रोलाइट बनाने का तरीका एज वेल एज इसके लिए जो प्लांट लगेगा उसका डिज़ाइन काफ़ी डिटेल में MUIS प्रोवाइड करेगा, एंड फिर उनकी और एक सब्सिडरी के साथ मिलके ये प्लांट का जो मेन कंपोनेंट है, जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो बना के हमें प्रोवाइड करेगा। ये जो लाइसेंस हमें दिया जा रहा है ये परपेचुअल लाइसेंस है, यानी जब तक ये प्लांट में हम लोग 30,000 मेट्रिक टन पर एनम का प्रोडक्शन करते रहेंगे, एंड हमें एक वन टाइम फ़ी उन्हें देनी है, एंड देन फ्यूचर में जब भी हमें 30,000 से ज़्यादा इंक्रीज करना है या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है तो हमें लाइसेंस फ़ी एडिशनल देनी पड़ेगी। अदरवाइज इट विल बी अ वन टाइम लाइसेंस फ़ी विच विल बी पेड ड्यूरिंग द टेक ट्रांसफर। बिल्कुल। हरिन जी, इस सेगमेंट के बारे में हमें कुछ बताइए। किस तरह का कंपटीशन है या फिर आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, और भारत के साथ साथ क्या आपका फोकस इंटरनेशनल मार्केट पर भी होगा? हमें ये लगता है कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट मार्केट में बीइंग अ फर्स्ट मूवर का बहुत एडवांटेज है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज़ है जिसे इंपोर्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज इसको स्पेशलाइज्ड टैंक्स लगते हैं, और ये टैंक्स अगर हम इंटरनेशनली इंपोर्ट करना चाहे, एंड कभी कभी इसमें अनस्टेबल कंपोनेंट भी होते हैं जिसकी वजह से इसको कंट्रोल टेम्परेचर में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ये सब दुविधाओं के कारण वर्ल्ड में जहाँ पे भी सेल्स बनते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली लोकली प्रोड्यूस होते हैं विद इन फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स ऑफ द प्लांट। इसीलिए ये इलेक्ट्रोलाइट इंडिया में बनाना बहुत ही अहम एंड इम्पॉर्टेंट है। सो अभी तक इंडिया में कोई भी सेल प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, इसके वजह से अभी इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का कमर्शियल प्रोडक्शन प्लांट नहीं है। हालांकि नियोजन ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 6 से 1 साल पहले एक छोटा सा फैसिलिटी हमारे R&D लैब में ऑलरेडी डेवलप करा है, कि जहां से हम हमारे कस्टमर्स को इलेक्ट्रोलाइट के सैंपल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे थे। बट अभी हमारा ये जो मित्सुबिशी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत हमारा जो बड़ा प्लांट बनेगा, जो कमर्शियल प्लांट बनेगा, वो उनकी टेक्नोलॉजी से बनेगा, और उससे हमारे कस्टमर्स को काफ़ी निश्चिंता आएगी, राहत आएगी कि भाई ये प्लांट में जो टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रोलाइट बना है वो ग्लोबल क्वालिटी का है, और वो ग्लोबली सेफ्टी के नॉर्म्स है और जो क्वालिटी के नॉर्म्स है वो मीट कर पाएगा। सो इसके लिए हमें लगता है कि बीइंग अ फर्स्ट मूवर इन दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, एंड हमें ये काफ़ी आगे चल के हमें एज वेल एज हमारे कस्टमर्स को कंफर्ट देगा। ठीक है हरिन जी, एक आखिरी सवाल। इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे तो मतलब हमारे दर्शकों के लिए वैसा आसान शब्द नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि चूंकि आपने इतनी बड़े करार की है और आप अच्छा पोटेंशियल देख रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय बाजार की बात करें तो यहाँ पर आप डिमांड सिनेरियो किस तरह की देख रहे हैं? कि आपको लगता है कि आगे और मार्केट इसका बढ़ने वाला है? ऐसा माना जाता है, लाइक वेरियस गवर्नमेंट एस्टिमेट एज वेल एज प्राइवेट बॉडी एस्टिमेट, की
बाय 2030 तक इंडिया में 160 गीगावाट आवर की सेल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, या 160 गीगावाट आवर के लिथियम आयन सेल्स इंडिया में बनेंगे। तो अगर ये 160 गीगावाट आवर के सेल्स इंडिया में बनते हैं तो इसको बनाने के लिए बाय 2030 इलेक्ट्रोलाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो करीब करीब 1,50,000 मेट्रिक टन जितनी होगी। ऑफ कोर्स दिस डिपेंड अपॉन सेल केमिस्ट्री, यानी जो एनएमसी कैथोड है या एलएफपी है तो एलएफपी में ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लगता है, बट हमारे अनुमान के हिसाब से अराउंड 1,50,000 मेट्रिक टन की डिमांड बाय 2030 इंडिया में लगनी चाहिए। ठीक है हरिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये पूरा खबर भी समझाने के लिए, आपने डील क्या की है, डिमांड क्या स्थिति है, ये सब कुछ जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो नियोजन केमिकल्स जापान की दिग्गज कंपनी के साथ ये करार, और इस करार के चलते शेयर में बहार हम देख रहे हैं। कल भी हमने देखी, आज भी अच्छी तेजी है 5% की, और लगातार 3 सत्र से बड़ी तेजी हमने देखी है नियोजन केमिकल्स में। अभी 1500 रुपए के आसपास का शेयर हो गया है, आज भी 5% ऊपर है। आशीष जी, एक व्यू आपसे लेंगे नियोजन केमिकल्स को लेकर। आप इस करार को कैसे देखते हैं? आपने क्या स्टडी किया है, क्या खास आपको दिख रहा है, और जो तेजी इसमें हो रही है शेयर में, क्या आपको लगता है कि अभी और चलने वाली है या फिर ज्यादा तेजी होगी? अब थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए नई खरीदारी करने के लिए। हाँ, मैं आपकी बात के साथ जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा ऑलरेडी हमने स्टॉक में काफी बड़ा एक रन अप इस न्यूज की एक्सपेक्टेशन में देख लिया है, तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए नई परचेज करने के लिए। बट अदरवाइज जो इलेक्ट्रोलाइट का मार्केट है वो काफी बड़ा मार्केट है आने वाले समय में, तो ये करार जो कंपनी ने किया है काफी बेनिफिट देगा कंपनी को लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लिथियम आयरन जो बैटरीज बनती हैं उसका जो रॉ मटेरियल है वो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये बनाते हैं। तो इसके अलावा उनका दूसरा जो बिजनेस वो ब्रोमीन केमिकल्स का और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का है, वो भी ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर ही रहे। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल एक अच्छा डेवलपमेंट है, और कंपनी के पास में जो प्रोडक्ट लाइंस हैं, जो ब्रोमीन डेरिवेटिव्स हैं, उसमें भी काफी उनकी अच्छी पोजीशन रही है हमेशा से। तो मेरी सलाह रहेगी किसी भी गिरावट पे स्टॉक को ऐड करें। अभी स्टॉक ऑलरेडी काफी बढ़ गया है तो अभी एंट्री ना करें। ठीक है, नियोजन केमिकल्स पर ये व्यू, तेजी ज्यादा हो गई है, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो डील की है इन्होंने ये काफी ज्यादा फायदेमंद है, और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मार्केट है निश्चित तौर पर वो बढ़ने वाला है, और ऐसा कंपनी भी कह रही है। काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। दिया है लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है। आप हमें ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए सवाल पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन लाइन नंबर भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। और इस बीच उज्जैन से हमारे साथ अनिल जुड़े हैं। अनिल जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पर सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास मैम बारबेक नेशन के हैं शेयर, 700 शेयर लिए मैंने, 710 पे मैंने। अच्छा, ओके। और एक और भी कोई दूसरा स्टॉक है आपके पास? जी मैम, 700 स्टॉक है, 700 शेयर। कितना समय दे सकते हैं आप दोनों स्टॉक को? मैम 2 महीने। ओके, 2 महीने का ही समय दे सकते हैं, बट नुकसान आपको काफी हो रहा है इस स्टॉक में, बारबेक्यू नेशन और फिनोलेक्स। फिनोलेक्स आपने किस भाव पर लिया है अनिल जी? मैम ये मैंने 862 रुपए पे लिए हैं, 500 शेयर अभी। 862, 500 शेयर्स, ठीक है। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। कुणाल आप सजेस्ट करिए, बिकॉज सिर्फ 2 महीने का ही व्यू है इनका, बारबेक्यू नेशन में भी और फिनोलेक्स में भी। तो सबसे पहले तो बारबेक्यू नेशन बताइए, यहाँ पर इनको नुकसान हो रहा है। 710 पर इन्होंने लिया था, और इस स्टॉक में भी हम देख रहे हैं लगातार गिरावट ही ये झेल रहे हैं। 2 महीने के भीतर अगर कुछ रिकवरी के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? कोई पुल बैक यहाँ से, या फिर निकल जाना चाहिए? अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो इस काउंटर में हमने एक डिसाइसिव डाउन ट्रेंड देखा है नवंबर 2021 से लेके अब तक। ये काउंटर 2000 के लेवल से 600 तक आ चुका था। इनफैक्ट अभी 2 या 3 दिन पहले, टू बी प्रिसाइज 6 अप्रैल, जस्ट 2 ट्रेडिंग दिन पहले, इसमें एक बहुत ही अच्छी स्पाइक देखी, और ये काउंटर 11.5% ऊपर था। दैट वाज द फर्स्ट साइन कि शायद अब ये काउंटर अपने बॉटम पे पहुंच चुका है। बट इसका कंफर्मेशन होगा जब ये
फॉलो थ्रू बाइंग बताएगा। अब ये फॉलो थ्रू बाइंग का जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 740। फॉर टाइम बिंग 660 पे चल रहा है। आई थिंक यहाँ से अगर 2 महीने का व्यू है तो होल्ड कर सकते हैं। इनका एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है और वो है 630, बिकॉज हम टर्न अराउंड स्टोरी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर ये मूवमेंट रॉन्ग हो जाता है तो हमें डेफिनेटली एग्जिट करना होगा, अदरवाइज 630 का स्टॉप लॉस बनाए रखें और इस काउंटर में बने रहें। अगर ये काउंटर 740 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक 850 से 900 तक के लेवल्स भी हमें दिखा सकता है। सो होल्ड ऑन फॉर टाइम बिंग विद द स्टॉप लॉस ऑफ 630। ठीक है, तो 630 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय बारबेक्यू नेशन में आपको दी जा रही है। फिनोलेक्स में भी राय दीजिए कुणाल, आप ही सजेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर भी ये 2 महीने के लिए ही होल्ड कर सकते हैं और 862 पे इन्होंने स्टॉक को लिया हुआ था और फिलहाल हल्का नुकसान हो रहा है, बट यहाँ पर भी इनको कोई स्टॉप लॉस सुझाइए। पूजा, अगर हम फिनोलेक्स केबल की बात करते हैं तो ये काउंटर तो एक बहुत ही शानदार और ट्रेंडिंग काउंटर है। इस काउंटर में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा और हमारे व्यूअर्स को भी ये ध्यान रखना होगा कि इसमें हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें, ना कि ये काउंटर में ब्रेकआउट आए तब बाय करें। इसमें बने रहने की सलाह होगी क्योंकि अभी भी इस ट्रेंड में कहीं नेगेटिव नहीं है। बट एक स्टॉप लॉस अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है तो वो बनेगा 825 का। अगर ये काउंटर 825 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट करें, बट अगर इसमें व्यू हमारा थोड़ा सा भी लंबा हो तो इस काउंटर में डेफिनेटली बने रहे और इनफैक्ट डिक्लाइन में भी बाइंग करें। ये ट्रेंड कहां तक कंटिन्यू होगा वो बताना तो बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक ये जो मूवमेंट है वो लंबे समय तक कंटिन्यू हो सकती है। सो शॉर्ट टर्म के लिए 820 के स्टॉप लॉस से बने रहे। 820 के स्टॉप लॉस से फिनोलेक्स केबल्स में बने रहने की सलाह है। दिलीप शाह हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। दिलीप जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? LIC का लिए मुझे लॉट मिला, 2 लॉट मिला था 30 शेयर का। 2 लॉट आपको मिले? हाँ 30 शेयर मिला था, वो IPO लगाए थे ना उसमें। और दूसरा NBCC का है। NBCC क्या भाव पर है? 57 के भाव पे। उसको एवरेज कर सकते हैं दोनों में या निकल जाए, क्या 57 करें? वाला NBCC 37 का, 890 वाला LIC 550 का। नुकसान दोनों में है और हालांकि जब अलॉटमेंट मिला हुआ LIC में तो काफ़ी खुशी हुई होगी, काफ़ी ज़्यादा उत्साह था इसके बारे में, बातचीत काफ़ी ज़्यादा हुई थी कि अपने ग्लोबल पेयर्स के मुकाबले वैल्यूएशन सस्ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है LIC के शेयर ने। बीच में एक बाउंस बैक आया था आशीष जी 700 रुपये के ऊपर का, लेकिन फिर से स्टॉक ने अपनी स्टीम खो दी और अपने 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास ही आके ट्रेड कर रहा है। LIC अगर हम उम्मीद करें इससे तो क्या करें? क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो वाकई इसको सपोर्ट दे सकता आगे चलकर? मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई बहुत बड़ा टेस्ट में रिबाउंड आएगा। और इनफैक्ट जो भी रिबाउंड हमने देखा है LIC के स्टॉक में आते हैं वहाँ पे सेलिंग ही आती है। तो जरूर स्टॉक अपने 52 वीक लो से 10-20 रुपए ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि कोई लंबा अपसाइड आएगा ताकि आपका भाव आएगा। तो मेरी सलाह स्टॉक में से निकल जाने की रहेगी और मैं आपको इसके बजाय दूसरे स्टॉक सजेस्ट कर सकता हूँ। इनफैक्ट इसमें और NBCC ये दोनों ही स्टॉक में से एग्जिट एडवाइज्ड है क्योंकि दोनों ही अब काफी अंडर परफॉर्मर रहे हैं ये स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक जो आप इसको LIC को बेच के खरीद सकते हैं वो है एलिकॉन इंजीनियरिंग। जो अभी जो आपने देखा होगा कैपिटल गुड्स के सेक्टर में काफी बाइंग का माहौल बना हुआ है और ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन के गियर बनाने की काफी अर्निंग कंपनी है। 25 अप्रैल को कंपनी के काफी बेहतरीन नतीजे भी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो आप LIC को बेच के एलिकॉन इंजीनियरिंग में शिफ्ट कर लें। मेरा लक्ष्य स्टॉक के लिए 600 रुपए के ऊपर रहेगा अगले 6 महीनों में। ऐसे ही NBCC को बेचकर मेरा सलाह रहेगी कि इसके बजाय आप ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं, जो स्टॉक मुझे लगता है बॉटम आउट हो गया है और यहाँ से अच्छी एक अपसाइड ट्राइडेंट लिमिटेड में भी मुझे नजर आती है। तो ये दोनों स्टॉक बेच के ये दोनों खरीद लीजिए। ठीक है, तो दोनों स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए क्योंकि कुछ बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। उसके सामने ट्राइडेंट, एलिकॉन इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स काफी बेहतर लग रहे हैं, आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं। चलिए एक बार कमोडिटी मार्केट से जुड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने लाके रखते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की ABCD।
कमोडिटी की एबीसीडी में आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल स्काईमेट जो प्राइवेट वेदर एजेंसी है उसका पूर्वानुमान आ गया मॉनसून सीजन के लिए, और आज स्काईमेट का 12:30 पर आने वाला है। इससे पहले आप समझ लें कि मॉनसून होता क्या है। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज आपने सुना होगा, एलपीए होता क्या है। निश्चित अवधि में किसी खास पर्टिकुलर एरिया में कितनी बारिश हुई है आमतौर पर, और कितने सालों का वो औसत लिया जाता है, वो एलपीए है। 30 साल और 50 साल का औसत आमतौर पे किसी खास पर्टिकुलर एरिया में कितनी बारिश हुई, उस औसत को बेंचमार्क कर एलपीए की गणना होती है। अब जानते हैं कि कितनी बारिश सामान्य मानी जाती है, कितनी सामान्य से अधिक। ये टेबल के जरिए समझिए। अत्यधिक बारिश यानी काफी ज्यादा बारिश, यानी 100 एलपीए का यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज का 110% से अगर ज्यादा बारिश हो तो अत्यधिक। सामान्य से ज्यादा 105 से 110%। सामान्य माना जाता है 96% से 104% तक। सामान्य से कम 90 से 95। अगर 90% से कम बारिश होती है तो समझिए सूखे की स्थिति बन रही है। चलिए अगले टेबल की तरफ चलते हैं। उसके बाद आपको बता देते कि आईएमडी कौन कौन से मॉडल का इस्तेमाल करता है जब वो मॉनसून का अनुमान लगाता है। तो सांख्यिकी मॉडल जो होता है, स्टैटिस्टिकल मॉडल, वो आईएमडी मॉनसून की शुरुआत, अवधि और उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, इसके हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर स्टैटिस्टिक्स तैयार होता है। वो चार्ट की तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं कि पुराने इस तरह के क्या मॉडल रहे हैं और वो आगे इसके आधार पर क्या कुछ हो सकता है। समुद्र, इसमें कई सारे तापमान देखे जाते हैं, जो कोस्टल बेल्ट के, ओशन के जो तापमान होते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट का पैटर्न को ध्यान में रखा जाता है कि वहाँ पर किस तरह के बदलाव हो जाते हैं और आपस में उनके क्या संबंध रहते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। दूसरा मॉडल है डायनेमिक। इन दोनों मॉडल को मिलाकर काफ़ी कुछ सेंस मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं उसका इस्तेमाल होता है। साथ ही इसमें भी क्लाइमेट और समंदर और लैंड, तीनों के जो तापमान के आपस में क्या रिलेशन है उसके आधार पर यह मॉडल तैयार किया जाता है। और दोनों मॉडल को जब मिलाया जाता है, सांख्यिकीय और डायनेमिक का, तो एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलता है। अब तीसरे प्लेट की तरफ आपको लेकर चलते हैं, वो है सेंसिंग को लेकर। रडार के तौर पर आपको रिमोट सेंसिंग कैसे काम करता है। ये काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी है जिसमें आईएमडी मौसम के पैटर्न के मॉनिटरिंग के लिए एक रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे बादल की स्थिति के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कितनी बारिश किस जगह पे हो सकती है, कितनी मात्रा में हो सकती है, तमाम इस टेक्नोलॉजी के जरिए पता लग सकते हैं। तो कुछ टेक्निकल बातें हैं हालांकि, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आसान भाषा में आपको बताएं कि आईएमडी कैसे मौसम का सटीक एनालिसिस करता है, कि क्योंकि मानसून सीजन 1 जून से 30 सितंबर के बीच में शुरू होता है और अप्रैल के मध्य में इसका पूर्वानुमान जारी किया जाता है। ठीक है, शुक्रिया विश्व मोहन। तो क्या तरीका अपनाता है आईएमडी मानसून का पूर्वानुमान देने के लिए, क्या क्या तरीके होती हैं, अब आपको विश्व मोहन ने बता दिया है। लेकिन आज आईएमडी 12:30 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बताएगा कि इस साल मानसून की स्थिति क्या रहने वाली है। हालांकि जो निजी वेदर एजेंसी है स्काईमेट, उसने कल कह दिया था कि इस बार सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। सामान्य से 94% ही मानसून का अनुमान जताया है स्काईमेट ने। इसलिए आईएमडी की तरफ से क्या पूर्वानुमान निकल के आते हैं, काफ़ी ये क्रूशियल हो गए हैं। लेकिन कल टीसीएस के नतीजों पर नजर रहेगी और टीसीएस के नतीजों के साथ निफ्टी के जो बड़े नतीजे हैं उनका भी आगाज हो जाएगा। लेकिन टीसीएस से उम्मीदें क्या हैं, किस तरह के नतीजे आएंगे, खास फोकस में क्या रहेगा, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी अनीशा जैन हमारे साथ हैं। अनीशा, बताइए क्या उम्मीद करके चल रहे हैं टीसीएस इस बार? जी, आईटी सेक्टर से वैसे तो बहुत म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज जो रेवेन्यू कन्वर्जन हुआ है वो बहुत स्लो हो गया है, क्योंकि बहुत इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है यूएस और यूरोप में। बट हालांकि ओवरऑल सेक्टर थोड़ा म्यूटेड रहेगा। टीसीएस उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा ऐसा मान के चल रहे हैं। सो जो ग्रोथ है टॉप लाइन पे वो ऑलमोस्ट 2% का एक्सपेक्टेड है अगर डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो। रुपी रेवेन्यू में भी एक्सपेक्टेड है कि 1.8% का उछाल आएगा सिक्वेंशियल बेसिस पे। मार्जिन आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय 50 बेसिस पॉइंट, क्योंकि जो उन्होंने फ्रेशर हाई किए थे लास्ट ईयर में उनका अभी यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से मार्जिन एक्सपैंड होगा। ऑल्सो करेंसी का जो टेलविंड है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा मार्जिन पे, इसलिए एक्सपेंशन की उम्मीद है वहाँ पर। प्रॉफिटेबिलिटी इसके चलते हुए 6% हाई रहेगा और अराउंड 11,550 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 1% तक रहेगा ऐसा मान के चल रहे हैं। डील विद मोमेंटम एक्चुअली टीसीएस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इस क्वार्टर में, तो दी एक्सपेक्टेशन इज कि ऑलमोस्ट $8 बिलियन तक का डील साइनिंग का नंबर आ जाएगा, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते काफ़ी अच्छा है। बट जो फोकस रहेगा वो मैनेजमेंट कमेंट्री पे रहेगा
रहेगा कि FY24 के लिए वो लोग क्या बोल रहे हैं ग्रोथ को लेकर। BFSI सेक्टर में हमने देखा है ग्लोबली बहुत स्लो डाउन है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, एज वेल एज TCS का नया CEO का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उनका क्या फोकस एरिया रहेगा, कैसे पूरा ट्रांजिशन होगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड लास्टली ICICI सिक्योरिटीज़ मान के चल रहा है कि हो सकता है एक बायबैक अनाउंसमेंट भी आए 20,000 करोड़ जितना, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वॉच आउट करने का। बट कमेंट्री एंड डील पाइपलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे TCS के लिए। ठीक है, तो TCS के लिए कमेंट्री कैसे निकल के आती है मैनेजमेंट की तरफ से, डील की क्या स्थिति है, उस पर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन म्यूटेड परफॉर्मेंस रहेंगे IT कंपनीज की तरफ से, लेकिन इस बीच भी TCS थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। मार्जिन 26 से 28% रखने का कंपनी का लक्ष्य है। आय में करीब अगर हम डॉलर टर्म्स की बात करें तो 2% के आसपास की बढ़त देखेंगे, और रुपये में भी करीब करीब उतनी ही हम बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे। 0.25% के आसपास के फिगर्स रिपोर्ट कर सकती है TCS। तो कल TCS पर नजर होगी, और परसों एक और IT दिग्गज इन्फोसिस अपने नतीजे पेश करेगी। एक बार जरा व्यू ले लेते हैं कि इन नतीजों से पहले स्टॉक्स में करना क्या है। आशीष जी, आपको ये सलाह देना चाहेंगे जिनके पास TCS के शेयर हैं, या फिर चूंकि IT एक ऐसा पैक है जिसने बहुत ज़्यादा खुशी का मौका नहीं दिया पिछले साल में, इस साल थोड़ी सी उम्मीदें होंगी शायद लोगों को, आप कैसे गाइड करेंगे? जी मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि जो BFSI का जो एक स्लो डाउन आया है US और यूरोपियन मार्केट में, उसके कारण से बहुत बड़ी डील्स साइज विन के और नंबर्स आने वाले नहीं, क्योंकि जब ओवरऑल स्ट्रक्चर ही हिला हुआ है तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेंशन बिजनेस में नहीं करते। तो और हमारी जो कंपनियां हैं, चाहे TCS हो, इन्फोसिस हो, एम्फेसिस हो, कोफोर, जो काफी डोमिनेंस उस पे BFSI सेक्टर का रहा है, तो बिल्कुल TCS के नतीजे एक डायरेक्शन सेट कर देंगे IT कंपनीज के कैसे नतीजे आने वाले हैं। और TCS तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे सेल आउट हो जाएगा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो आप मुझे स्टॉक पता है कि आपका नंबर 1 पे कौन, बट रिजल्ट के बाद में यदि कोई गिरावट आती है तभी लेना चाहिए। और जो दूसरा स्टॉक मुझे यहाँ पे पसंद है वो है टेक महिंद्रा, जहाँ पर जो पिछले क्वार्टर में जो डील उनके विन थी वो काफी एनकरेजिंग थी, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है कंपेयर टू BFSI के। तो टेक महिंद्रा पर मेरा बाय का कॉल रहेगा, ना कि इन्फोसिस या विप्रो या HCL टेक। ठीक है, तो टेक महिंद्रा में यहाँ पर खरीदारी करने की राय बनस्पत बाकी अगर IT स्टॉक्स को कंपेयर करें, और नतीजे कैसे आ सकता है, म्यूटेड क्वार्टर रह सकता है जैसा कि अनीशा भी आपको बता भी रही थी, तो यहाँ पर टेक महिंद्रा में आप नजर रख सकते हैं। इस बीच एक मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक पर सवाल भी आया है। इंस्टाग्राम पर अमोल जी का सवाल है, और इनका सवाल है बिरला सॉफ्ट पर। 700 शेयर इन्होंने लेके रखे थे और 323 के पास इन्होंने यहाँ पर खरीदारी की थी। स्टॉक तो 500 के ऊपर भी गया था, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक तरफा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है बिरला सॉफ्ट में, और इन्होंने जिस लेवल पर एंट्री करने की कोशिश की वहां से भी स्टॉक नीचे आ चुका है। कुणाल, क्या लग रहा है आपको, काफी ज्यादा टूट चुका है, और अगर सिर्फ एक साल में ही देखें स्टॉक में तो वो करीब करीब 46% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। इनके लेवल्स कब तक दिखेंगे? थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर स्टॉप लॉस भी आप इन्हें सुझाए तो? पूजा, अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो बिरला सॉफ्ट ने जो करेक्शन दिखाया वो तो बहुत ही मैसिव था, बट एट द सेम टाइम नवंबर 2022 में इस काउंटर ने 285-86 लेवल पे एक बॉटम बनाई थी, वहीं से हमने एक उछाल देखा था, और फिर से अब देखिए वही लेवल पे एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। 270 का लेवल, 267-268 का लेवल चल रहा है, आई थिंक नियर टू दैट प्रीवियस बॉटम इटसेल्फ। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग के लिए तो फेवरेबल है, बट मोमेंटम डेफिनेटली मिस आउट है। सो व्यूअर को एक बार, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी होल्ड करके रखा है, थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया हो तो होल्ड कीजिए। इसका स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ से 255 के लेवल का, और अगर ये काउंटर 275-280 के ऊपर निकलता है तो फिर से रिविजिट करिए, एक नया व्यू ले लीजिए। आई थिंक उसके बाद इस काउंटर में एक रुझान शुरू हो सकती है, बट जब तक ये काउंटर 280 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक आई थिंक इसमें नई रुझान शुरू होना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बने रहने की सलाह बनेगी अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो, बट मोमेंटम कैप्चर करने के लिए 280 के ऊपर ही बाइंग करनी चाहिए।
बिरला सॉफ्ट में 280 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करने की सलाह है। लगभग 2 साल के निचले स्तरों के पास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बिरला सॉफ्ट का लगातार कमजोरी हमने देखी है, अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला फेज इसमें चल रहा है। मुंबई से डीपी दत्ता हमारे साथ हैं। दत्ता साहब नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? मेरा पास एफएल इंडिया का 60 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 1024। एक्चुअली व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस स्टॉक? शुड आई ऐड few more stock quantity at what price? I am a long term investor. ठीक है, लंबी अवधि के निवेशक हैं दत्ता साहब और 1025 पर शेयर लिया है आशीष जी। एफएल इंडिया हमने देखा था कि जब ये ट्रेड कर रहा था ऊपरी स्तरों पर 1400-1500 रुपए के आसपास के आई थिंक करीब गया था, तो वैल्यूएशंस को लेकर थोड़े से कंसर्न्स थे। एक यही चिंता थी जो लोगों को थोड़ा सता रही थी और यही व्यू भी निकल के आ रहा था कि वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच्ड हैं। अब जबकि 950 रुपए के आसपास है आशीष जी ये शेयर, आपको लगता है कि वैल्यूएशंस अब वाजिब हैं या अभी भी शेयर ये महंगा है? अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर ऐड करना चाहें, एवरेज करना चाहें, तो क्या आप सलाह देंगे? देखिए, कंपनी के परफॉर्मेंस वाइज तो कहीं कोई समस्या नहीं, सिर्फ ये था कि इसमें जो एफआईज ने जिनकी हिस्सेदारी काफी सिग्निफिकेंट थी, वो उन्होंने हर क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को कम किया। आई थिंक शायद 15 से 10 या 11% अभी होल्डिंग हो गई है, जिसके कारण से स्टॉक में ये गिरावट देखने को मिली है। बट फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। यदि नंबर्स पे भी नजर डालें तो लास्ट 3 क्वार्टर में भी काफी अच्छे नंबर्स रहे हैं। क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी काफी नंबर्स में इंप्रूवमेंट आया है। मुझे लगता है जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट करीब 225 करोड़ था, इस साल करीब 250 करोड़ के ऊपर ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। पर थोड़ा सा चूंकि ग्रोथ में एक स्लो डाउन है, जिसके कारण से जो स्टॉक है उसमें उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। मेरी सलाह रहेगी कि अभी एवरेज करने से बचना चाहिए। इस क्वार्टर के नंबर्स देखने के बाद में आप इस स्टॉक पे कॉल लीजिए। तो अभी टाइमिंग के लिए स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, तो होल्ड करने की राय आपको एफएल इंडिया में। अगला सवाल ले लेते हैं। ये ट्विटर पर हमें तेजपाल जी ने भेजा है। इनका सवाल है वोडाफोन आइडिया पर 200 शेयर्स 12 रुपए पर इन्होंने लिया हुआ है और इस वक्त देखेंगे स्टॉक लगभग करीब 6 रुपए के पास इस आ चुका है। आज वैसे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, बट नुकसान तो हो रहा है इनको, करीब 1200 का नुकसान इस वक्त इनको झेलना पड़ रहा है स्टॉक में। कुणाल क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत सारे सवाल हमें आते हैं वोडाफोन आइडिया, येस बैंक जैसे स्टॉक पर, जहां पर कि छोटा स्टॉक है, छोटे अमाउंट का स्टॉक है, तो क्वांटिटी में शेयर ले लेते हैं लेकिन फायदा उनको दिखता नहीं है यहाँ पर। उसके बाद क्या करें, निकल जाए स्टॉक से और दूसरा कोई स्टॉक उनको सुझाइए जहां पर इन्हें निवेश करना चाहिए। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूजा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है इस काउंटर में और इनफैक्ट बाइंग जो होगी वो 7 रुपए के ऊपर ही दिखेगी। मोमेंटम तो भी हो पाएगा। एज ऑफ नाउ इस काउंटर में कोई नया मोमेंटम बनना डिफिकल्ट है। सो डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा एग्जिट करने की सलाह होगी, बट एट द सेम टाइम अगर बाइंग करना है तो मुझे इंडियन ओवरसीज बैंक, बिकॉज वो कम प्राइस पे मिल रहा है और पीएसयू बैंकिंग में ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन प्रीवियस ब्रेकआउट पे हो रहा है। सो इस पे नजर रखें। अगर ये काउंटर 24 रुपए के ऊपर निकलता है तो इसमें डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। इसका टारगेट लंबी अवधि का करीब 28 से 29 रुपए का बनेगा। हम इसे रिविजिट करते रहेंगे हमारे रेगुलर शोज में, बट फॉर टाइम बीइंग वोडाफोन से निकल के ध्यान रखिए आईओबी में 24 के ऊपर बाइंग की जा सकती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 22.5। आईओबी के लिए 22.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करने की सलाह है। वोडाफोन आइडिया से आप निकल जाएं तो बेहतर है। लगातार यहाँ पर अब कुछ उम्मीद करना बेकार है। पुणे से निरुति हमारे साथ हैं। निरुति जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार जी सर, पूछिए अपना सवाल। मैंने इंडिको पेंट से वो 1267 से लिया है 100 शेयर। 100 शेयर हैं 1267 रुपए के भाव से इंडिगो पेंट्स के। हाँ ठीक है आशीष जी, इस पर आप व्यू दीजिए इंडिगो पेंट्स पर। हम देख रहे हैं कि इंडिगो यहाँ से पेंट के लिए जो दूसरी तिमाही रही थोड़ी सी लैकलस्टर रही, तीसरी तिमाही में खास कुछ ज़्यादा हमने देखा नहीं। अब चौथी तिमाही से देखते हैं कि नंबर्स किस तरह से निकल के आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है। एक जो चीज़ फेवर में रही है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन अगर इस सेगमेंट में रहना है तो इंडिगो पेंट्स जैसे छोटी कंपनी के साथ रहें या फिर जो दिग्गज हैं कांसाई नेरोलैक हो गया, बर्जर या फिर एशियन पेंट्स, वहां पर बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं।
देखिए, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी थोड़ा महंगा है। इस लेवल पे भी मेरी बाय करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि 5,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी है। आपका क्वार्टरली जो नंबर्स आ रहे हैं वो 20-22 करोड़ के आसपास का हमने नंबर देखा, और कोई क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी फॉल आया है प्रॉफिटेबिलिटी में। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की। मैं आपको पेंट का ही दूसरा स्टॉक सजेस्ट करूंगा, पर मिड कैप स्टॉक है वो, एक कामधेनु पेंट या कामधेनु वेंचर के नाम से कंपनी जानी जाती है। 240 रुपए का स्टॉक है, अभी डीमर्ज हुआ है कामधेनु लिमिटेड से। और जो इंडस्ट्रियल पेंट के जो सेगमेंट है उसमें काफी कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो हमने देखा इतने खराब मार्केट में भी स्टॉक काफी टिका रहा, और आज भी स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड है। तो कामधेनु वेंचर या कामधेनु पेंट, दोनों नाम से आप इसको सर्च कर लीजिए और इसे स्टॉक में बाय कर लीजिए। सवाल ले लेते हैं, और अब पंजाब से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, संदीप जी। संदीप जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम जी। मैडम मेरी दो इंक्वायरी है, आदित्य बिरला फैशन और बायाकॉन। मैडम आदित्य बिरला फैशन 250 शेयर है 246 पे, और बायाकॉन है 300 शेयर 228 पे। मैडम 228 पर 300 शेयर्स, ठीक है। ये इन दोनों स्टॉक्स को समय कितना दे सकते हैं आप? मैडम 6 मंथ दे सकता हूँ। ओके कुणाल, आदित्य बिरला फैशन एक बार देखिए 359 तक ये स्टॉक गया था, और उसके बाद से स्टॉक लगातार टूट ही रहा है। यहाँ पर भी इनको नुकसान हो रहा है। इस वक्त देखिए 221 के आसपास आ चुका है ये स्टॉक। क्या सजेस्ट करेंगे? पहले तो आदित्य बिरला फैशन पर आए दीजिए। पूजा, इस काउंटर में अगर आप देखिए तो मार्च 2021 में इस काउंटर ने जो हाई किया था वो था 220 का। इस बाद इस काउंटर ने करीब करीब 4 से 5 बार इसी लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। जिस तरह आपने बताया 360 के लेवल्स भी हमने देखे, फिर से ये गिरने के बाद 220 पे ही पहुंचा हुआ है। सो प्रेजेंटली ये बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे है, बने रहने की सलाह होगी। बट इस काउंटर में मोमेंटम डेफिनेटली नहीं है, सो यहाँ पे बने रहें। स्टॉप लॉस इसका जो रखना होगा वो है रिसेंटली बनाया हुआ लो 200 रुपए का। इस काउंटर में एक बाउंस आता है तो आई थिंक 260 से 265 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, वहां एग्जिट करने की सलाह होगी, और फिर से हम रिविजिट करेंगे उस समय पे। बट फॉर टाइम बिंग बने रहे, 200 का स्टॉप लॉस लगाया। सो के 200 रुपए के स्टॉप लॉस क्यों कुणाल, आपने जुबिलेंट फार्मा के लिए 200 का स्टॉप लॉस बताया? मुझे आदित्य बिरला फैशन का पूछा गया था तो मैंने उसका स्टॉप लॉस 200 का बताया था। आदित्य बिरला फैशंस का। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंस्टाग्राम से सवाल लेंगे चंदन का, और इनके पास है सोलार इंडस्ट्रीज के 45 शेयर 4,103 रुपए के भाव पर। इनके भाव से ये शेयर नीचे है, 3700 रुपए के आसपास के प्राइसेस इसके चल रहे हैं, और 17,000 रुपए के आसपास का नुकसान है इनको अपने पोर्टफोलियो पर। सोलार इंडस्ट्रीज थोड़े से ऊपरी भाव पर ले ली है आशीष जी। कंपनी कैसी है, भविष्य कैसा है, क्या इसमें निवेशित रहें? ये कंपनी तो इनफैक्ट बहुत अच्छी है। कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है, डिफेंस का एक प्रॉक्सी प्ले है। लास्ट ईयर जितना कंपनी का प्रॉफिट था उसमें करीब 75% तो लास्ट 2 क्वार्टर में ही कंपनी ने रिपोर्ट कर दिया है। तो फंडामेंटली कहीं कोई चैलेंज नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने इसको थोड़ा सा 4100 रुपए के आसपास से इसमें अपना मुनाफा वसूली की है, जिसके कारण से स्टॉक 3700 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। बट ये काफी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और किसी भी गिरावट पे इनफैक्ट स्टॉक को आप एवरेज कर लीजिए, ये आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा मुनाफा देगी। और ये इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी है फॉल 3700 रुपए के आसपास स्टॉक को ऐड करने का पोर्टफोलियो। ओके, तो ये है राय सोलार इंडस्ट्रीज पर। अगला सवाल ले लेते हैं। गुजरात से हमारे साथ मेहुल जुड़ी हैं फोन लाइन पर। मेहुल नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम जुबिलेंट फूड और वॉकहार्ट पे मैडम। ओके, तो वर्कहार्ट आपने किस लेवल पर लिया था? जुबिलेंट फूड के तो लेवल्स हैं हमारे पास, वर्कहार्ट के एक बार हमें लेवल्स बता दीजिए, कहाँ किस प्राइस पर लिया था और कितने शेयर्स लिए थे आपने? जी मैडम, वर्कहार्ट 300 के रेट पे लिया था, वो 800 शेयर है मेरे पास।
ओके, यहाँ तो काफ़ी नुकसान हो रहा है आपको। और जुबिलेंट फूड वर्क्स में भी आपको नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। आपके खरीद भाव से 600 रुपये के आसपास लिया था, इस वक्त जुबिलेंट फूड वर्क्स अगर देखेंगे तो 422 के आसपास कारोबार कर रहा है। 62,000 का नुकसान हो रहा है। और ऐसे ही कुछ वर्कहार्ट में भी आपको झेलना पड़ रहा है। आशीष, आपसे राय लेना चाहेंगे। इनके पोर्टफोलियो में दोनों स्टॉक हैं, दोनों में ही भारी नुकसान इन्हें हो रहा है। और जुबिलेंट फूड वर्क्स से पहले शुरुआत करते हैं। क्या आउटलुक बन रहा है आपका? हम देख रहे हैं कि इस स्पेस में ये जो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट चेन है, इसे लेकर रिपोर्ट भी आई थी कि यहाँ पर कुछ स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। और इस बीच कंपटीशन बढ़ने की भी बात की जा रही थी, कुछ नए प्लेयर्स एंट्री भी ले सकते हैं। तो ऐसे में जुबिलेंट फूड में निवेश करना या फिर बने रहना क्या सही स्ट्रैटेजी होगी, या फिर एग्जिट कर लें अभी? मेरी सलाह एग्जिट करने की रहेगी। इनफैक्ट हमने देखा है इसमें क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स स्टॉक में से एग्जिट ले रहे हैं और रिटेल के हाथों में स्टॉक ज्यादा जा रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी जुबिलेंट फूड में आप एग्जिट कर लें। इसके बजाय मैं प्रेफर करूंगा कि आप सोभा डेवलपर्स के स्टॉक में निवेश करें, क्योंकि अब रियल एस्टेट का जो फ्यूचर है काफी अच्छा लगता है और अपने 50 रुपीज हाई से अभी भी काफी नीचे सोभा डेवलपर्स का स्टॉक मिल रहा है। जहाँ तक वोकहार्ट की बात है, वहां पर भी मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक में से एग्जिट करें और इसके बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दूसरी फार्मा कंपनी में ग्लेनमार्क फार्मा मुझे काफी पसंद है। इस लेवल पे स्टॉक ने अपने 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर भी छुआ है और आगे स्टॉक की काफी री-रेटिंग ग्लेनमार्क फार्मा की हो रही है, तो इस स्टॉक में आप निवेश करें। ग्लेनमार्क फार्मा में निवेश करने की सलाह है आशीष जी की तरफ से। आप जयपुर से विजय शर्मा का सवाल लेंगे और इनका सवाल है HPCL को लेकर। 4000 शेयर इनके पास हैं 295 रुपए के भाव पर और इस वक्त जो भाव है 230 रुपए का है। आशीष जी, आपसे ही राय इस पर लेंगे HPCL के शेयर पर। देखिए, काफ़ी रेगुलेशन वाला सेक्टर है ये और काफ़ी कुछ क्रूड के प्राइसेस पर निर्भर करता है। तो क्या ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? क्योंकि आप देखिए कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आप इसको रख के भूल जाइए, बार बार आपको चेक करना पड़ता है। क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? देखिए, सबसे अंडर परफॉर्मर स्टॉक ही रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, प्लस HPCL में तो जो मूवमेंट है वो भी 20-25 रुपए में ही पूरा 3-4 महीने निकल गए हैं, कहीं कोई मोमेंटम भी दिखाई नहीं देता है। और चूंकि क्रूड की वॉलेटिलिटी का काफी इफेक्ट पड़ता है इसका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, वो एक और चैलेंज है। जरूर क्रूड के उन्होंने नहीं किए रिटेल फ्यूल के, तो उसके कारण से जो कंपनियां लॉस में थी वो प्रॉफिट आ गई, वो इतना बढ़ रहे हैं, उसे इतना एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो मेरी सलाह रहेगी इस सेक्टर में आपको रहना है तो ONGC बेस्ट बेट है, क्योंकि जैसे जैसे क्रूड के दाम बढ़ेंगे आप देखेंगे ONGC का जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा आने वाला है। तो मेरी सलाह रहेगी ONGC ले ले, HPCL बेच दे। ONGC ले लीजिए उसकी जगह पर। HPCL से निकलने की राय, क्योंकि भारी नुकसान हो रहा है आपको स्टॉक में और यहाँ पर कुछ बड़े मुनाफे का अनुमान नहीं लग रहा है। तो ONGC में आपको निवेश करने की सलाह, ज्यादा बेटर काउंटर वो लग रहा है इस वक्त। व्हाट्सएप पर मिलन शाह जी का सवाल आया है। इनका सवाल है ACC पर 18 शेयर 2365 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और यहाँ पर भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है इनको। एक साल में देखेंगे तो ACC में करीब 28% की गिरावट इस स्टॉक में भी देखने को मिली है। कुणाल, ACC में क्या व्यू बन रहा है आपका? पूजा खास तो कुछ इस चार्ट में एज ऑफ नाउ है नहीं, रीजन बीइंग क्लियर, लोअर टॉप लोअर बॉटम चल रहे हैं, बट इतना हमें बिकॉज बहुत ही लंबे समय से खड़े हुए हैं हमारे निवेशक, तो एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और वो है दिसंबर 2020 में इस काउंटर में 1590 से 1600 के लेवल पे एक बॉटम जोन बनाया हुआ था। 2 हफ्ते पहले अगर आप देखिए तो लो बना था 1590 का और एज ऑफ नाउ काउंटर 1740 पे चल रहा है। तो आई थिंक ये एक जो जोन है 1600 के लेवल का, वो एक इसका अच्छा सपोर्ट बन सकता है। साइडवेज यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। सो अगर काउंटर थोड़ा सा नीचे आता है और मिलता है तो 1600 के स्टॉप लॉस से थोड़ी नई खरीदारी करके एवरेज भी किया जा सकता है और अगर यहाँ से मोमेंटम शुरू होता है तो हम रिविजिट करेंगे। बट फॉर टाइम बिंग ऑन द चार्ट देयर इज नो मोमेंटम पिकिंग अप, सो होल्ड करने की सलाह है और 1600 का स्टॉप लॉस बनाए रहे। 1600 रुपए के आसपास आए तो नई खरीद का मौका भी बन सकता है। अडानी ग्रुप कंपनीज फिलहाल इसको होल्ड करने का
सलाह आ रही है कुणाल की तरफ से। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। कुणाल और आशीष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों की जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक